सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमर रॉक्स टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा Asus ROG Phone 2 के एंड्रॉयड 11 का फुल रिव्यू। इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इसमें क्या क्या नए बग्स आए हैं। इसी के साथ इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं, एंड अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे जो बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट है ROG Phone 2 का एंड्रॉयड 11 में वो है इसका बैटरी बैकअप। इसका बैटरी बैकअप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। ये एंड्रॉयड 9 की तरह तो नहीं है, बट जो एंड्रॉयड 10 में हमें जो इसका देखने मिला था बैटरी बैकअप, जो कि बहुत घटिया था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैचेस के बाद भी वो उतना फिक्स नहीं हुआ था। तो बैटरी बैकअप ये थोड़ा फिक्स हो चुका है। तो इसे एक डायरेक्ट एंड्रॉयड 9 से कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि तब ये फ़ोन नया था एंड अब इसको 3 साल हो चुके हैं। तो बैटरी का एज धीरे धीरे जब होता है उसका बैकअप कम होने लगता है। तो यस, इसका बैटरी बैकअप एंड्रॉयड 9 जितना भले ही ना हो, बट इसका बैकअप एंड्रॉयड 10 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें बैटरी सेविंग के लिए एक नया फंक्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको 2 कस्टम मोड मिलते हैं बैटरी सेवर के लिए, कि अगर आप इन तीनों से सहमत नहीं है या फिर खुश नहीं है तो आप अपना भी एक बैटरी सेवर मोड अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 कस्टम मोड दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे गियर बटन दबाते ही इसका जो सेटिंग है वो खुल जाएगा। तो सब यहाँ पे सेट करने के बाद आप यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, वरना वो सेव नहीं होगा। उसके बाद आप इनमें से कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें आपको एक नया चार्जिंग एनिमेशन देखने मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये Asus का एक चार्जिंग एनिमेशन है जो आपको देखने मिलता है चार्जर कनेक्ट करने के बाद। तो ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा है। एंड अब तक जहाँ तक मैंने इसे यूज़ किया है, मुझे इसमें कोई भी हीटिंग इशू देखने नहीं मिला है, चाहे वो चार्जिंग होते हुए हो, गेम खेलते हुए हो या कैमरा यूज़ करते हुए हो। लेकिन हाँ, अगर आप 4K पे बहुत देर तक रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस हालत में आपका कैमरा का गर्म होना नॉर्मल बात है, क्योंकि 4K पे जो फ़ोन का Asus से होता है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, खास करके इमेज सेंसर पे। तो 4K में फ़ोन का हीट होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि इसमें उतना DSLR जैसा सेंसर नहीं दिया हुआ होता। एंड चलिए उसके बाद हम बात कर लेते इस कैमरा के बारे में। तो इस कैमरा में मेरा एक सबसे बड़ा इशू था, इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसका डायनेमिक रेंज इसके मेन कैमरा से अच्छा था। अल्ट्रा वाइड में आपको कलर थोड़ा अच्छा देखने मिलता था एंड उसका परफॉर्मेंस थोड़ा मेन कैमरा से अच्छा था। बट ये सॉफ्टवेयर के इशूज़ थे, ना कि हार्डवेयर के, जिसे फिक्स किए जा सकते थे। तो Asus ने अभी उसे फिक्स कर दिया है। हालांकि ये पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है, इसमें अभी भी थोड़ा इशू है। पहले से बहुत सुधार है, बट फिर भी ये परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप मेरे सैंपल फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, पहले जितना ये तो नहीं है, बट फिर भी इसमें थोड़ा है। कुछ फ़ोटोज़ ये एकदम एक जैसा खींचता है, आप बता नहीं पाएंगे ये अल्ट्रा वाइड का है या मेन कैमरा का है। बट कुछ फ़ोटोज़ में आपको इसका डिफरेंस जो है देखने मिलता है। तो यह पहले से बेटर है, Asus ने इसे फिक्स किया है, बट ये एकदम परफेक्ट नहीं है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है एंड्रॉयड 11 का। तो कैमरा में मुझे अभी तक कोई बग मिला नहीं है। मैंने इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके यूज़ करके देखा है, एंड हेडफोन लगा के भी एंड बिना हेडफोन के भी। मैंने इसके बहुत सारे टेस्टिंग किए हैं, बट मुझे कैमरा में कोई बग देखने नहीं मिला है। तो अगर आप कोई बग फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड दूसरा जो अपडेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको मिलता है एक ओवरऑल न्यू यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं एप्पल म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनी प्लेयर जो है आपको देखने मिलता है। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे जो आइकॉन्स है वो भी नए देखने मिलते हैं। ये सब अपडेट हो चुके हैं। एंड जो पुराना हमारा हैंडी फ्रेंड था यहाँ पे डिस्प्ले का, एडाप्टिव ब्राइटनेस यानी ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल एंड सो ब्राइटनेस स्लाइडर, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ मोर पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे इन डेप्थ ऑप्शन दिख जाएंगे डिस्प्ले पैनल के। तो इसका जो डिस्प्ले है, इसमें मैंने सोचा था कि इस अपडेट में एटलीस्ट हमें इसमें एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, बट वो हमें इसमें देखने नहीं मिलता। तो जिनको मालूम नहीं है कि एडाप्टिव रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एडाप्टिव रिफ्रेश रेट जो होता है वो जो स्क्रीन पे कंटेंट प्ले हो रहा है उसके हिसाब से अपना रिफ्रेश रेट
हमेशा एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जो कि 24 FPS का है, तो उसका रिफ्रेश रेट जो है 24 हर्ट्ज पे चला जाता था। तो अगर आप कोई वीडियो 60 FPS पे देख रहे हैं तो उसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं 120 FPS पे, तो डिस्प्ले अपने आप 120 हर्ट्ज पे चला जाता है। तो इसे ही कहा जाता है एडाप्टिव रिफ्रेश रेट। तो ये दिया गया है बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपका फ़ोन और ज़्यादा परफॉर्म कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपडेट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता था, बट इसमें अभी नहीं है। एंड इसके साथ आपको यहाँ पे जो इसका कलर ऑप्शन है, इसमें कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे। तो ये थोड़ा अपडेटेड है, बट अच्छा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले इसमें 2-4 फ़ोटोज़ दिए थे कंपैरिजन के लिए, बट इसमें अभी एक ही फ़ोटो दिया हुआ है। तो इससे आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फाइनल रिज़ल्ट कैसा दिखेगा। आपको हर बार कोई फ़ोटो या वीडियो देखना होगा। बट एक दूसरा जो फ़ोटो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा अपडेट है, क्योंकि इसमें आपको ग्रे के बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं। एंड ये ग्रे है, पिंक शेड इसमें नहीं है, ये मेरे कैमरे की वजह से दिख रहा है, ये प्योर ग्रे है। तो इनसे आप अपना जो कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे। बट स्टिल आई थिंक कि एसुस को और सैम्पल फ़ोटोज़ देने चाहिए थे। एंड ये जो आप देख रहे हैं मेरा जो कस्टमाइजेशन है, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये कस्टमाइजेशन मैंने कैसे किया है। उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने रोग फ़ोन को मेरे जैसा लुक एंड फील कैसे दे सकते हैं। दूसरा जो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके ये है इसका यूज़र इंटरफेस एंड टच में। ये फ़ोन काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे ऐप्स हैं, बट ये बहुत ही फास्ट काम करता है। ये लैगी नहीं है कहीं से भी। इसका जो वॉइस है बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो चुका है एंड एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं कंपेयर टू एंड्रॉयड 9 एंड एंड्रॉयड 10। ये बहुत अच्छा है। बट इसमें मुझे कुछ लैग देखने मिला है। इसे शायद हम बग्स में काउंट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्लो ओपन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लैग कितना करता है। अगर मैं इसके थर्ड पार्टी नहीं, इसके जो सिस्टम ऐप्स है जो इसके साथ आते हैं उसी को खोलने में इसमें लैग हो रहा है। तो ये एक बग्स है जो कि एसुस को फिक्स करना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि इसे खुलने में कितना टाइम लगता है, तो ये इसमें एक बग काउंट है। एंड इसके साथ दूसरे जो ऐप्स है वो भी खुलने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेटर खोलूँ तो कभी कभी जो है कैलकुलेटर को यहाँ पे दबाने पे वो खुलता ही नहीं है। ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। जैसे कि आप इस इंटरनल स्टोरेज में फेस कर रहे हैं कि कभी ये तुरंत खुल जाता है, कभी इसमें देर होता है। तो बहुत सारे ऐप्स में जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स है, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, डिफ़ॉल्ट ऐप में भी ये प्रॉब्लम हमें देखने मिल रहा है। तो ये इसके कुछ प्रोस है, उसके साथ साथ कॉन्स भी है। तो यूज़र इंटरफेस पॉलिश्ड है, बट इसका जो ऐप का लॉन्चिंग टाइम है वो थोड़ा स्लो है। ये एंड्रॉयड 9 से भी मेरे ख्याल से स्लो है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने कुछ भी बंद नहीं करके रखा है बैकग्राउंड में। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हर ऐप जो है चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रैम यूजेज कितना बढ़ चुका है। जब मैं एंड्रॉयड 9 यूज़ करता था तब ये ऑलमोस्ट 3.2 से 3.4 GB के बीच रैम कंज्यूम करता था, बट अभी ये 4.9 यानी ऑलमोस्ट 5 GB के आसपास ये रैम अभी कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि इसमें 8 GB रैम है, तो गेमिंग या किसी चीज़ में इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम देखने नहीं मिलता, एटलीस्ट रैम के साइड से। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो रैम यूजेज है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जस्ट इसका रैम यूजेज 5 GB पे गया है, तो ये 5.2 तक चला जाता है बिना कुछ यूज़ किए ही। हो सकता है इसीलिए कि मैंने बहुत सारे ऐप रखे हो, बट फिर भी इसे इतना ज़्यादा रैम यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने 9 किया था तब 9 में इससे ज़्यादा ऐप्स जो है वो रन होते थे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक नया जो है अनलॉक स्क्रीन देखने मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक नया स्क्रीन अनलॉक देखने मिलता है। तो इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, फिर वहाँ से आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी अनलॉक स्क्रीन, एंड यहाँ पे आपको आना पड़ेगा फिंगरप्रिंट्स पे। तो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अनलॉक एनिमेशंस एंड इंडिकेटर स्टाइल। तो अनलॉक एनिमेशन में आपको इतने सारे जो हैं आपको एनिमेशन मिल जाते हैं। यह है एक हरा वाला, यह है हेलो जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, यह है लाइटनिंग एंड ये है नन।
तो सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना ऐसा ना भूले, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इसका फिंगरप्रिंट स्टाइल के लिए यहाँ पे पुराना वाला ये कुछ नया ऐड हुआ है, एंड ये है कलरफुल, एंड ये प्योर रेड है, एंड ये वाइट, एंड ये है साइन कलर में, एंड ये मुझे RGB का फील देता है तो मैंने इसे ही सेट करके रखा है, जिसका नाम फैंटेसी भी है। तो इसे आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपका जो स्क्रीन अनलॉक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो UI से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको पिन नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने मिलता है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसे मेंशन किया था, वो आप यहाँ से ऐप से देख सकते हैं। तो अगर आप भी मेरे जैसे आपका आदत है नोटिफिकेशन क्लियर करने का, एंड बहुत सारे नोटिफिकेशन जब आ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इसके सहारे आप अपना जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप उससे पिन कर सकते हैं, एंड क्लियर करने पे वो नहीं जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इनका बेंचमार्क स्कोर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका Geekbench स्कोर। तो यहाँ पे इसका जो Geekbench स्कोर है वो पहले से थोड़ा डाउन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। Android 10 में ये था सिंगल कोर पे 776, एंड Android 11 पे है ये 763, एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस इसका Android 10 में था 2795, एंड Android 11 में है 2708। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों हुआ। आप चाहे तो ये डिटेल में देख सकते हैं, शायद आपको मिल जाए इसका रीज़न। तो चलिए अब चलते हैं इसके AnTuTu बेंचमार्क की तरफ, एंड इसमें इसने तहलका मचा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने स्कोर किया है 5,79,943। यस, ये ऑलमोस्ट 5,80,000 के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज इम्प्रूवमेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि फ़ोन का हार्डवेयर वगैरह सब सेम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से इतना परफॉर्मेंस बूस्ट इसको मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं Android 10 में जो इसका स्कोर था AnTuTu बेंचमार्क का वो था 5,04,495, एंड वो Android 11 में हो चुका है 5,80,000 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर किस किस चीज़ में इंक्रीज हुआ है। CPU का जो स्कोर रहा है वो था 1,46,278 Android 10 में, एंड वही अभी Android 11 में हो चुका है 1,52,258। एंड इसके साथ साथ GPU स्कोर भी थोड़ा अपग्रेड हो चुका है, जो था 1,95,365, वो अभी बढ़ के हो चुका है 2,08,754। इसका मेमोरी स्कोर था Android 10 पे 77,433, Android 11 पे ये है 91,218, एंड US स्कोर इसका था Android 10 पे 58,419, एंड UX स्कोर इसका जंप करके आ चुका है 1,27,713 पे, जो कि बहुत ह्यूज अपडेट है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो ऐसा चमत्कार किसे हो गया, किसी को मालूम हो तो ये कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस बेंचमार्क स्कोर को देख के लग रहा है कि Android 11 आज तक का ROG फोन का सबसे बेस्ट अपडेट है, एंड Android 10 जो था वो आज तक का सबसे घटिया अपडेट था, जिसने इस फोन को डाउनग्रेड कर दिया था। बट Android 11 को अगर देखें तो जैसे ROG फोन 2 रिन्यू हो चुका है, ये जैसे फिनिक्स की तरह अपने राख से वापस आ चुका है, जिंदा हो चुका है। So ROG Phone 2 is back on the game after this Android 11 update. So ये अपडेट मेरे ख्याल से आज तक का सबसे अच्छा अपडेट है। एंड इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर दिया गया है, जो कि आपको देखने मिलेगा ऑलवेज ऑन पैनल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जो ऑलवेज ऑन पैनल था उसका जो डिस्प्ले था हमें रात को भी चलता रहता था, जबकि हम सोते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टाइमर दिया हुआ है जिससे आप स्टार्टिंग एंड ऑफ टाइमर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुबह 7 बजे का टाइमर दे के रखा है, यानी सुबह 7 बजे इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाता है, एंड रात के 12 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो रात को अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये आपका बैटरी बहुत सेव करेगा। एंड एक जो चीज़ मुझे बुरा लगा है, इसका जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक है ऑलवेज ऑन पैनल का, उसमें कुछ नया डिफ़ॉल्ट क्लॉक हमें देखने नहीं मिला है। ये 3 वही वाला है जो हमें Android 9 से मिलता आ रहा है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एंड इसका जो बैटरी ड्रेन है वो एकदम पहले जैसा ही है, ये आपका ऑलमोस्ट पूरे दिन में 20 से 25% बैटरी ड्रेन कर देता है, अगर फ़ोन को कुछ भी आप यूज़ ना करें तब भी। तो ये बहुत बड़ा हिट है जिसको ASUS को मेरे ख्याल से फिक्स करना चाहिए था। बट खैर, भागते भूत की लंगोटी काफ़ी है।
जो सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो है कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कहाँ से आया। तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप यहाँ आई बटन से उसे देख सकते हैं। तो इसके बाद इसका एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है जो कि साउंड डिपार्टमेंट में है। इसके ऑडियो में, इसके हेडफोन में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क सुनने नहीं मिलेगा, बट इसका जो स्पीकर का ऑडियो है उसे बहुत ज़्यादा इस बार अपडेट किया गया है। इसका स्पीकर का साउंड जो बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरा इक्वलाइज़र का सेटिंग है। अगर आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आपको मेरा साउंड प्रोफाइल अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ से हम कुछ म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं कॉपीराइट फ्री वाले। तो यहाँ पे मुझे कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक है वो मिला है, क्योंकि मैं यूट्यूब में प्ले नहीं कर सकता। बट अगर आपको इसका हिंदी या दूसरे इंटरनेशनल सॉन्ग्स का साउंड क्वालिटी देखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप मेरे इंस्टाग्राम का जो एक चैनल है उस पर जाइए। वहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में इसके सारे टेस्टिंग बॉलीवुड एंड हॉलीवुड गाने पे देखने मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे इसका ऑडियो टेस्ट सुन सकते हैं। तो ये था हमारा ऑडियो टेस्ट, एंड ये ऑडियो टेस्ट एकदम एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो माइक्रोफोन है वो लिमिटेड है। तो मैं इसको जैसा सुन पा रहा हूँ वो उससे आप उतना बढ़िया नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये मेरे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है एंड उसके बाद यूट्यूब में अपलोड करने के बाद ये कंप्रेस भी हो जाता है। तो ये इसका साउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका साउंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। स्पेशली जो स्पीकर के साउंड है, स्पीकर का साउंड, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। एंड मैं दोबारा आपको अपना इक्वलाइज़र दिखा देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इससे कॉपी कर सकते हैं अगर आपको मेरा साउंड प्रोफाइल अच्छा लगता है। तो इसमें ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के लिए इसमें एक नया अपडेट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से ही जो अपना ब्लूटूथ डिवाइस है, चाहे वो हेडफोन हो या फिर स्पीकर, वहाँ से आपको इसका बैटरी लाइफ का जो अंदाज़ा है वो मिल जाता है। तो आपको इसे यहाँ से खोल के यहाँ से बैटरी लाइफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसका बैटरी लाइफ का पता लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से, जो कि इसमें मिसिंग था। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये सीमलेसली कनेक्ट नहीं हो रहा। अक्सर कई बार होता है कि मैं अपना हेडफोन ऑन कर देता हूँ एंड ब्लूटूथ भी ऑन होता है, बट वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता। मुझे यहाँ से सेटिंग पे जाके उसे मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता है, बट ये हमेशा नहीं होता। ये उन कुछ बग्स में से एक है जिसकी वजह से ये वीडियो इतना लेट हुआ, क्योंकि ये चीज़ें रैंडमली हो रही हैं एंड इन्हें कैमरा पे दिखाना बहुत मुश्किल है। बट ये भी इसका एक बग्स में से एक है जो कि ब्लूटूथ में आया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके धड़कते हुए दिल की, रोग फोन के, वो है इसका आर्मरी क्रेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अभी इसके आर्मरी क्रेट पे, और यहाँ पे मेरे सारे गेम्स हैं। तो आर्मरी क्रेट बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है इसमें, ये तो इतना एंड्रॉयड 10 में भी हमें देखने नहीं मिला था। तो इसमें आपको अभी एक कांस्टेंट बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई देता है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा है। एंड इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, वो आप जाके यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा फर्दर डिटेल में अगर आपके हर एक सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उन सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका सिनेरियो प्रोफाइल, आपको यहाँ पे इसके बहुत सारे सेटिंग्स देखने मिल जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा था, एंड्रॉयड 11 में इसका ग्राफिक बहुत एनहांस किया गया है, इसके लुक्स एंड डिज़ाइन एकदम चेंज किए जा चुके हैं, चाहे वो आर्मरी क्रेट का हो, नोटिफिकेशन पैनल का हो, या फ़ोन का ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक हो, वो चेंज हो चुके हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, जो कि हमें गेम्स में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं फ्री फायर का लॉन्च कर लेता हूँ।
तो आर्मरी क्रेट का डिज़ाइन थोड़ा अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक क्रॉस हेयर का बटन मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये आपके एमिंग के लिए यहाँ पे ये एक डॉट दिया गया हुआ है। तो अगर आप स्कोप को जूम नहीं भी करते हैं तो भी आप इससे आराम से एम लगा के गेम खेल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है क्रॉस हेयर का। आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसमें 5 अलग अलग वेरिएशन दिए हुए हैं, कलर, साइज़, कैपेसिटी। सब सेट करने के बाद आप इसे काट दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसे सिर्फ वाइट डॉट पे सेट करके रखा है। बट इसके गेम में मुझे थोड़े कुछ इश्यूज़ मिले हैं, जैसे कि जो शैडोगन लेजेंड है वो अभी 120 हर्ट्ज़ पे नहीं चल रहा। पहले जब मैं ये गेम खेलता था तो वो 120 हर्ट्ज़ पे रन होता था, बट अभी जो ये गेम है वो 120 हर्ट्ज़ पे रन नहीं होता, उसके बजाय ये 90 हर्ट्ज़ पे स्टक होकर रह जाता है। आई डोंट नो ये एंड्रॉयड 11 की वजह से हो रहा है कि शैडोगन लेजेंड्स का अपना कोई इंटरनल बग है, या फिर उन्होंने 120 हर्ट्ज़ का जो सपोर्ट है हटा दिया है, बट फिर भी ये ASUS के जो फीचर टैब में इंक्लूडेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं फीचर टैब में इस पे क्लिक करता हूँ तो 120 हर्ट्ज़ के पैनल में आपको शैडोगन लेजेंड्स जो है वो यहाँ पे देखने मिल जाता है, एंड ये 120 हर्ट्ज़ के पैनल में आपको देखने मिलता है। बट जब मैं इस गेम को खेलता हूँ तो ये अभी मुझे 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट नहीं दे रहा। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट मुझे नहीं लगता कि ये एंड्रॉयड 11 की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो बैटल ग्राउंड इंडिया है, जो PUBG मोबाइल है इंडिया एडिशन, वो अभी भी इसमें 90 हर्ट्ज़ में प्ले होता है। तो अगर एंड्रॉयड की वजह से कोई इशू होता तो दोनों गेम में हमें देखने मिलते। तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि डेवलपर के साइड से थोड़ा इशू आ रहा है अदर देन कि एंड्रॉयड 11 के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ तो इसका जो हाईएस्ट FPS का सेटिंग है वो 90 पे आ चुका है। 90 से हाई नहीं जा रहा है, जहाँ पहले ये 120 हर्ट्ज़ पे चला जाता था। ये 90 पे लॉक हो चुका है। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगर इसके बजाय मैं कोई दूसरा गेम लॉन्च करता हूँ, जैसे कि बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल, तो उसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो गेम है ये 90 हर्ट्ज़ पे चल रहा है, ये 90 FPS पे चल रहा है। तो बैटल ग्राउंड इंडिया 90 हर्ट्ज़ पे चल रहा है, बट वो गेम नहीं चल रहा। तो इसीलिए मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये कोई एंड्रॉयड 10 का इशू नहीं है, ये गेम का अपना इशू है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ गेम पहले ही बहुत कम थे एंड वहाँ से एक और गेम कम हो रहा है। तो ये एक ही गेम मिला है जिसमें मुझे ऐसा कोई इशू फेस हुआ है। तो अगर आप भी किसी गेम में ऐसा या इसके जैसा कोई इशू फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या इशू आप फेस कर रहे हैं एंड कौन से गेम में। तो इसका जो गेमिंग टेस्ट है वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता एंड ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इसे और ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। तो गेमिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो बनने के बाद यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड इसमें एक और जो है मुझे प्रॉब्लम देखने मिला है, वो है इसका जो ड्राइवर सेटिंग। पहले जो डेवलपर ऑप्शन में गेम का ग्राफिक ड्राइवर सेट करने का ऑप्शन मिलता था, उसमें से इसका सपोर्ट थोड़ा हटा दिया गया है। जैसा कि पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर देखने मिल जाते थे, बट यहाँ अभी आपको उतने सारे ड्राइवर देखने नहीं मिलते हैं। तो चलिए पहले कोई गेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे शैडोगन लेजेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे 4 ड्राइवर हुआ करते थे, वहाँ पे अभी आपको 2 ही मिलेंगे, एक है डिफ़ॉल्ट और दूसरा है सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर। तो आप इसमें टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा गेम कौन सा ड्राइवर पे ज़्यादा बेटर चल रहा है। एंड इसमें एक और बग्स है जो कि इसके एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे है, कि अगर मैं यहाँ से फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ाने जाता हूँ तो वो 10% पे आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने इसका ब्राइटनेस फुल्ली बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन इतना ब्राइट हो चुका है कि सराउंडिंग का जो एरिया है वो कैमरा ने ब्लैक कर दिया है। तो अगर मैं इसका ब्राइटनेस घटाता है या बढ़ाता हूँ तो ये एकदम 0 पे आ जाता है। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी कोई सिस्टम बग्स की वजह से हो रहा होगा।
तो इसका भी आप ध्यान रखिए अपडेट करते टाइम। बट ओवरऑल जो मुझे इसका एक्सपीरियंस मिला है उसमें मुझे कोई भी ऐसा बग्स नहीं मिला जिसकी वजह से आप ये अपडेट ना करें। इससे ज़्यादा ख़तरनाक तो एंड्रॉयड 10 वाला जो अपडेट था वो था, उसने दिमाग ख़राब करके रखा था जब मैंने अपडेट किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तब जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट था वो कितना भयंकर था। तो उस हिसाब से ये अपडेट आप कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। जहाँ तक मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है ये अपडेट बहुत ही अच्छा है। अगर आप एंड्रॉयड 9 में स्विच करने वाले थे, जो कि मैं खुद स्विच करने वाला था, बट उसी दौरान इसका एंड्रॉयड 11 रिलीज़ हो गया एंड मैंने इसका जो है 9 के बजाय 11 में अपडेट कर लिया। तो अब मैं 9 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि 10 से मैं खुश नहीं था, बट एंड्रॉयड जो 11 है ये 10 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। बट गेमिंग में ये अभी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। गेमिंग के लिए मैं कहूँगा जो इसका एंड्रॉयड 9 था वो ही आज तक का सबसे बेस्ट ओएस है गेमिंग के लिए, ROG Phone 2 के लिए। तो यही है इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। एंड कुछ और चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि ASUS को इंक्लूड करने चाहिए थे, जो कि मैं चाहता था इस फ़ोन में कि नए अपडेट के साथ आए। उनमें से एक है इसमें कोई नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का पैनल इसमें डाला नहीं है, वही डिफ़ॉल्ट 3 हमें मिलता है जो कि एंड्रॉयड 9 से मिलता आ रहा है हमें। दूसरा जो है इसमें आर्मरी क्रेट पे बाईपास चार्जिंग का फीचर नहीं दिया गया है। ये एक सॉफ्टवेयर से किया जा सकता था बट ASUS ने नहीं किया। एंड दूसरा जो है इसमें कोई भी मोशन गेस्चर नहीं दिया हुआ है, ये भी ड्राइवर से किया जा सकता था एक सॉफ्टवेयर के अपडेट की मदद से। चेक करने पे वो भी एक थर्ड ट्रिगर की तरह यूज़ हो सकता था। बट इतना उम्मीद करना एक ओल्ड फ़ोन से आई गेस ठीक नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ASUS एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट कमाना है। तो अगर कंपनी पुराने फ़ोन में नए फ़ोन के फीचर डाल दे तो नया फ़ोन कौन लेगा। तो क्योंकि ये इंडिया पे बंद हो चुका है वैसे भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसका दूसरे फ़ोन के सेल में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बट एक चीज़ जो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जो कि ASUS को देना चाहिए था, वो है एटलीस्ट इसमें एक रॉ फोटो का ऑप्शन देना चाहिए था। अगर मैं इसमें प्रो में भी करके खींचूँ तो मुझे रॉ का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इमेज है वो JPEG में है, रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। तो रॉ ऑप्शन होता तो ये थोड़ा बढ़िया हो जाता कि हम उसे फ़ोटोशॉप में और इनहांस कर सकते थे एंड और ज़्यादा बिट रेट में हम फ़ोटो खींच सकते थे। तो फ्रेंड्स यही था आज का पूरा वीडियो एंड मेरा डिटेल्ड ROG Phone 2 एंड्रॉयड 11 का रिव्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आप इसे अपडेट करना चाह रहे थे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। एंड ये एंड्रॉयड 10 से काफ़ी ज़्यादा बेटर है ओवरऑल। इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थोड़े इसमें बग्स है, हो सकता है कि ASUS से नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पैच में फिक्स कर दे। इसे आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, तो शायद और 1 महीने के अंदर इसका कोई नया सॉफ्टवेयर पैच आ जाए। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या आपको कोई बग मिला हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए अपने थॉट्स एंड अपने एक्सपीरियंस अगर आप इसे अपडेट करते हैं। एंड अगर अपडेट करने के बाद आपको कोई बग्स आता है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ROG Phone में हर एक यूज़र को डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने मिलता है। तो अगर आपको इसके स्पीकर का डेमो और देखना है देसी गाने पे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइए अकाउंट पे, वहाँ पे मैंने इसके वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, वहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।